Assalamu alaikum. We are going to do the topic septal hematoma, which is very easy topic. बहुत ज़्यादा easy है, बिल्कुल conceptual जो है ना नहीं है, मतलब समझ आने वाला है। अच्छा, तो सेप्टल हीमाटोमा क्या होता है? सेप्टल क्या होता है? नोज़ का आपको पता है, नोज़ का जो इस तरह हमारे पास नोज़ होती है, इसके दरमियान वाला सेप्टम होता है और इसके यहाँ पे और यहाँ पे हमारी जो है नेरीज़ होती हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल्स होती हैं। तो ये जो दरमियान वाला रीजन होता है इसको हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा डिवाइड होता है नोज़ इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू नॉस्ट्रल्स जो है वो इर्द गिर्द बनाते हैं, तो इसको हम सेप्टम कहते हैं। अब इस सेप्टम के अंदर अगर हमारे पास हीमाटोमा बन जाए, मीन्स दैट कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाए, उसे हम सेप्टल हीमाटोमा कहेंगे। कहाँ पे होगा ब्लड जमा? पेरिकॉन्ड्रियम के और हमारे सेप्टल कार्टिलेज के दरमियान में, ठीक है। जो हमारा नेज़ल सेप्टम होता है ना, अगर आप हाथ लगा के भी देखो ना तो वो पूरी बोन नहीं होती, वो कार्टिलेज से बना होता है, सेप्टल कार्टिलेज होता है वो, ठीक है। और आपको पता है जो हमारी कार्टिलेज होती है उसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम होती है जो उसको कवर कर रही होती है, और अगर वही हमारी बोन होगी तो उसको पेरिऑस्टियम कवर कर रही होती है। तो यहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज है, दैट्स वाई जो है इसके ऊपर क्या होगा, सेप्टल कार्टिलेज के ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम होगी। तो यहाँ पे जब ब्लड कलेक्ट होगा तो वो किसके दरमियान में होगा? वो हमारी, ये देखिए, ये वाली हमारे पास नेज़ल सेप्टम है, ठीक है, और इस नेज़ल सेप्टम क्योंकि ये कार्टिलेज से बना होता है तो इसकी पेरिकॉन्ड्रियम होती है, पेरिकॉन्ड्रियम ये आपको दिखाई हुई है। अब ये जो नेज़ल सेप्टम है, इसकी पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान में जो है ना ब्लड की कलेक्शन जो हो जाएगी तो उसको हम सेप्टल हीमाटोमा कहेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें एक साइड पे हीमाटोमा कलेक्शन हुई हुई है, लेकिन ये दो साइड पे होती है, कॉमन होती है, बायलेटरल कॉमन होती है, यहाँ पे एक साइड पे हुई हुई है, ठीक हो गया। तो एक और पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, यहाँ पे अगेन सेप्टल कार्टिलेज है, ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है सेप्टल कार्टिलेज, और ये वाला ये जो, अब यहाँ पे देखें, ये इसको जो ये वाली लाइन कर रही है पेरिकॉन्ड्रियम है, और ये हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम है, ठीक है। अब ये पेरिकॉन्ड्रियम और हमारी सेप्टल कार्टिलेज के दरमियान में क्या है, ब्लड जमा हो गया, तो इसको हम कहते हैं सेप्टल हीमाटोमा, विच इज़ द कलेक्शन ऑफ द ब्लड बिटवीन द पेरिकॉन्ड्रियम एंड द नेज़ल सेप्टम, ठीक है। जो हमारी पेरिकॉन्ड्रियम होती है और नेज़ल सेप्टल कार्टिलेज होती है उसके दरमियान में हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्या, सेप्टल हीमाटोमा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाया हुआ है, बायलेटरल दिखाया हुआ है, मीन्स दैट दोनों साइड्स पे नॉस्ट्रल्स, दोनों नॉस्ट्रल्स में हमारे पास जो है ना ब्लड की कलेक्शन हुई है, सो इट इज़ बायलेटरल। तो आप जब इसको इस तरह से देखेंगे ना तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअली ब्लड की कलेक्शन हुई हुई है सेप्टल कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान में, विच इज़ अ सेप्टल हीमाटोमा। अब देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, खुद देखें, खुद आप मुझे बताएंगे। अगर किसी के नाक के अंदर इस तरह की दो चीज़ें बन जाएंगी तो क्या होगा, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ना नाक की। तो बायलेटरल हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। आपकी बुक की सेम लाइंस मैं लिख रही हूँ, कोई अदरवाइज मतलब बुक से बाय नहीं लिख रही, बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और क्या होगा, यहाँ पे ये हमारी नाक है और ये नाक का हिस्सा ऊपर वाला है, यही हमारा ये ऊपर सर है हमारा, तो यहाँ पे जब दर्द होगी तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ऐसे पेशेंट को सर दर्द ही होगा, होगा ना, तो उसको जो है यहाँ पे नेज़ल ब्रिज के ऊपर जो है प्रेशर प्रेशर फील होगा, और ऊपर जो है फ्रंटल हेडेक होगी, ठीक है। किस तरह से, ये देखें, फ्रंटल हेडेक हो रही है, उससे सर दर्द हो रहा है, यहाँ पे उसका हीमाटोमा बना हुआ है नाक के अंदर, जो कि आपको नहीं दिखाया हुआ, लेकिन इसको सर में दर्द होगी, इस तरह से फ्रंटल हेडेक होगी, और इस तरह से नेज़ल ब्रिज के ऊपर, ये जो नेज़ल ब्रिज है ना, इसकी जो ब्रिज होता है नोज़ का, वहाँ पे इसको प्रेशर फील होगा, ऐसे लग रहा है जैसे प्रेशर है यार मेरे अंदर, कोई नाक के अंदर प्रेशर फील होगा उससे, तो क्या क्या होगा, उसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी, उससे प्रेशर फील होगा, उसको फ्रंटल हेडेक होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरह से ये हीमाटोमा बन जाता है हमारी नाक के अंदर, ये देखें, इसको पंच मार रहा है इतनी ज़ोर से, तो ये क्या है, नेज़ल ट्रॉमा। नेज़ल ट्रॉमा के बाद ये हिस्ट्री होती है, ये आपके सिनेरियो में हिस्ट्री देते हैं, किसी को चोट लग गई नाक के ऊपर, उसके बाद जी उसको इस तरह से नाक के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होगा, इसका हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे, लेकिन नेज़ल ट्रॉमा की हिस्ट्री देता है पेशेंट की, मुझे चोट लगी थी, मुझे किसी ने मुक्का मारा था, या मैं कहीं गिर गया था, फुटबॉल लग गया था मुझे खेलते हुए, या इस तरह से, ठीक है। और क्या हिस्ट्री हो सकती है, पेशेंट क्या हिस्ट्री दे सकता है, ये आपको क्या नज़र आ रही है, सर्जरी कर रहे हैं ये लोग इसके नाक की, ठीक है। तो आफ्टर नेज़ल सेप्टल सर्जरी, ठीक है, सेप्टल सर्जरी अगर किसी के पहले हुई हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेप्टम की डेविएटेड नेज़ल सेप्टम मोस्टली होता है, उनकी सर्जरी हुई होती है लोगों की, तो उसके बाद हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये इसकी कॉजेज़ हैं, क्या क्या कॉजेज़, नेज़ल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, सेप्टल सर्जरी की वजह से हो सकता है, ये आपके सिनेरियो में रख सकते हैं ये दोनों वर्ड्स, ठीक है।
और क्या हो सकता है, हीमाटोमा क्यों बन सकता है अंदर नाक के अंदर? ये हो सकता है ना किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स थे पहले, कि कोई हीमोफीलिया वगैरह था जिसकी वजह से उसका ब्लड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, उसकी ब्लड की जो है वो क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको जो है हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि नेज़ल जो सेप्टल हीमाटोमा वो क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने डायग्नोसिस कैसे करनी है, एग्जामिनेशन कैसे करनी है। तो हम दो तरह से एग्जामिन करते हैं, एक हम नेज़ल एग्जामिनेशन करते हैं, दूसरी हम पैल्पेशन करते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नेज़ल एग्जामिनेशन इस तरह से हमने नाक ऊपर की पेशेंट की, क्योंकि थोड़ी सी नीचे थी ना तो हमें इतना नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने थोड़ी सी ऊपर करके नाक देखी, दिखाओ ज़रा नाक अंदर से क्या नज़र आ रहा है, तुम्हें क्या मसला हुआ है, क्यों तुम्हारे सर में दर्द हो रही है, क्यों तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ऊपर करके नेज़ल एग्जामिनेशन करनी होती है और फिर इसको पैल्पेट करके चेक करना होता है। ये हमारे पास साइंस आते हैं, या आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि ये देखें हमने इस तरह से नेज़ल एग्जामिनेशन की, तो हमें जो है ये किस तरह का नज़र आया, ब्लूइश या रेडिश कलर का नज़र आ रहा है। रेड नज़र आ रहा है आपको, राउंडेड राउंडेड नज़र आ रहा है, स्वेलिंग नज़र आ रही है, एक साइड पे भी हो सकती है, दो साइड पे भी स्वेलिंग है, राउंड है, ब्लूइश रेडिश है, ठीक है। तो ये आपको एक साइड पे या दोनों, हमारे पास जो नेज़ल सेप्टम इर्द गिर्द जो है दोनों साइड पे भी नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों साइड पे नज़र आ रही है, स्वेलिंग नज़र आ रही है रेड कलर का, राउंड से मैस नज़र आ रहा है, सॉरी। उसके बाद जो है ये इसकी अब पैल्पेट करके जब हम देखेंगे, तो पैल्पेट करके ये किस तरह का फ़ील होगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा। मतलब ये देखिए सॉफ्ट सा लग रहा है ना आपको, मतलब देखने से ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है। और फ्लक्चुएंट होगा, मीन्स के मोबाइल होगा, हिल रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ये नहीं है कि एक जगह फ़िक्स होगा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे मूव करें ना तो मूव होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कि आपको सेप्टल हीमाटोमा एक साइड का नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर तो ये बिल्कुल छोटा सा रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा रहा है, छोटू सा बना हुआ है, तो इसको हम जस्ट एस्पायर कर सकते हैं, एस्पायरेशन कर सकते हैं। मीन्स दैट इस तरह से नीडल डालते हैं हम, ठीक है। वो हमारे पास होती है नीडल थोड़ी सी ना वाइड वाइड बोर्ड वाली नीडल होती है, वो हम डालते हैं, उससे हम जो है ना इसको एस्पायर कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा बना हुआ है ना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है ऐसे करके, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें इंसियन देते हैं, इस तरह से इंसाइज करते हैं, जैसे आपको नज़र आ रही है इंसियन दिया जा रहा है, ठीक है। इंसाइज करते हैं ऐसे करके, और फिर उसके अंदर से क्या करते हैं, उसको जो है ड्रेनेज कर लेते हैं उसकी, ठीक है। तो स्मॉल हेमाटोमास होंगे तो आपने लिखना है कि मैं उसको जो है वो एस्पायर करूँगी, ठीक है। और अगर लार्जर हेमाटोमास हैं तो फिर मैं उसको इंसाइज करके उसकी ड्रेनेज कर लूँगी। और ड्रेनेज करने के बाद इसको ऐसे नहीं छोड़ देना नाक को, ठीक है। क्या करना है, उनके अंदर नेज़ल पैकिंग करनी, ये देखें हमने नेज़ल पैकिंग करनी होती है, ठीक है। नाक के अंदर ना थोड़ी सी ऐसे आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके अंदर थोड़ी सी पैकिंग कर देनी होती है, ताकि अगर ब्लड वगैरह है वो दोबारा से वहाँ पे जमा ना हो जाए, उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ये होता है कि आफ्टर डूइंग द एस्पायरेशन और द इंसिजन एंड ड्रेनेज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हीमाटोमा एंड इंसर्टिंग द पैकेजिंग नेजल पैकिंग, ठीक है। वी डू व्हाट, वी गिव द पेशेंट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हम स्टेरॉयड, हमको जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं सिस्टेमिक। क्यों देते हैं हम, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए, वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। बिकॉज इससे अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ सेप्टल एब्सेस, ठीक है। तो आपके पास अगर पेशेंट को आप नहीं ट्रीट करते सेप्टल हीमाटोमा के पेशेंट को, तो वो बाद में एब्सेस बन सकती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो, आप उसको जो है वो दे देते हो, क्या आप उसको दे देते हो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है सेप्टल हीमाटोमा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेप्टल हीमाटोमा की वजह से सेप्टल एब्सेस बन जाएगी। हमने ये देखा था ना कि जब एंटीबायोटिक्स से हम ट्रीट नहीं करते तो सेप्टल हीमाटोमा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सेप्टल एब्सेस। जो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे सेप्टल एब्सेस का, उसमें यही होगा कि उसकी कॉज के अंदर कि सेप्टल हीमाटोमा को हमने ट्रीट नहीं किया था, एंटीबायोटिक्स नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन ने वहाँ पर पस कलेक्शन कर दी, जिसको हम सेप्टल एब्सेस कहते हैं। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक हो गया। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सेकेंड जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है सैडल नोज डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखें जब हमारी कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान में हीमाटोमा बना होता है और वो बाद में पस में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टल एब्सेस बन जाती है। तो क्या होता है कि हमारी, क्योंकि कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान में ये पस कलेक्शन हो गई है, अब क्या होगा, हमारे कार्टिलेज को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। जब उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो जो हमारी कार्टिलेज होगी ना, उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। जब उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी तो हमारी जो नाक होगी ना, वो इधर से ऐसे उसमें ना
इससे सडन नोज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कहते हैं ना, वो नाक उसकी थोड़ी सी फिस जाएगी इधर से, ठीक है। तो ये सडन नोज़ डिफॉर्मिटी हो जाती है, क्यों? क्योंकि कार्टिलेज को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती बिकॉज ऑफ द पस कलेक्शन इन बिटवीन द पेरिकॉन्ड्रियम एंड द कार्टिलेज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से नेक्रोसिस हो जाती है कार्टिलेज की, और ये सडन नोज़ डिफॉर्मिटी हो जाती है। फिर हम इसको ट्रीट करते हैं सडन नोज़ को ना, इस तरह का जो हमारे पास होता है ना, इसको हम ट्रीट करते हैं। फिर किस तरह से कि यहाँ पे हम ना इम्प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। टेफ्लॉन के या सिलिकॉन के जो है ना इम्प्लांट्स यहाँ पे लगाते हैं, उसको फिर ठीक करते हैं सर्जिकली, ठीक हो गया, नाक को फिर रिपेयर करते हैं। अच्छा, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कौन कौन सी? सेप्टल हेमाटोमा कैन प्रोग्रेस टू सेप्टल एब्सेस इफ़ द प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स इज़ नॉट गिवन, और देयर विल बी द सडन नोज डिफॉर्मिटी। ओके, सो नेक्स्ट देखें हमारे पास कि यहाँ पे सारा वो समराइज उन्होंने बताया हुआ है कि नेज़ल सेप्टल हेमाटोमा जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लड कलेक्शन हो जाता है सेप्टल कार्टिलेज और हमारी जो होती है पेरिकॉन्ड्रियम, उसके दरमियान में हेमाटोमा जो होता है वो हमारे पास ब्लड सप्लाई कार्टिलेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है उसकी वजह से, और हमें फिर ड्रेनेज लाजमी करनी पड़ती है, ठीक है, ड्रेनेज लाजमी करनी पड़ती है। और कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि दो तरह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या तो नेक्रोसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस होगी तो उसकी वजह से सडन लॉस डिफॉर्मिटी हो जाएगी, या फिर हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टल एब्सेसिस हो जाती हैं, आपका यूक्यू है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको इस तरह से टेबल की फॉर्म में बता दी ताकि आपको समझ आए। जब भी आपको पूछा जाए ना कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेप्टल हेमाटोमा लिखें, तो आपने जस्ट ये नहीं लिखना होता कि जी उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाती है और उसकी वजह से सडन नोज डिफॉर्मिटी हो जाती है और सेप्टल एब्सेस हो जाते हैं, नहीं, आपने ये पूरा लिखना है। कॉम्प्लिकेशंस दो तरह से हो सकती है, नेक्रोसिस की वजह से सडन नोज डिफॉर्मिटी होगी, और जो हमारे पास सेप्टल एब्सेसेस होंगे वो हमारे पास बन जाएंगे। सेप्टल एब्सेसेस की वजह से फिर फर्दर ये हमारे पास होती हैं कॉम्प्लिकेशंस, जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती हैं उसमें फर्दर, ये वाली ये आपने इसके साथ लिखनी है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस हम उसके साथ पढ़ेंगे, फिर हम उसको रिवाइज कर लेंगे। बस आपने अभी तक जो मैंने आपको बताया कि सडन नोज डिफॉर्मिटी और सेप्टल एब्सेस, जब हम सेप्टल एब्सेस पढ़ेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट से हम जो है सेप्टल एब्सेस पढ़ते हैं और फिर उसके पास्ट पेपर्स कर लेते हैं इन दोनों के।